नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे साहिल ठाकुर जम्मू। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 23 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव जो आपके सिलेबस में है। कौन कौन से प्रकार की कोऑपरेटिव्स इंडिया में हैं। और इसको जानने से पहले आपको बता दें कि हमने लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितने भी हैं। एक ही लेक्चर बचा है, वो जेके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989। उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बेयर एक्ट में कम से कम 70 पेजेस हैं और हम ट्राई करेंगे कुछ पढ़ने की जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज की डेट में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव इंडिया में कौन कौन सी है। कोऑपरेटिव को लेके सबसे पहला जो एक्ट बना था वो बना था 1904 जो आपको पता है, और इसके बाद 1912 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें, ठीक है। कौन कौन सी मेजर प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया में वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में सब हैं, सब की सब जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रकार है। कौन कौन सी प्रकार जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इसकी एडवांटेज क्या है, क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होने वाली हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है, आज हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा लेंथी रहेगा लेकिन हमने सिलेबस को ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ें। द फर्स्ट पॉइंट जो है एडवांटेज जो है कोऑपरेटिव का सोसाइटी का, वो ये है कि जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं ये, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट ये बेचेंगे वो चीपर होता है देन द मार्केट प्राइस, ठीक है, वो मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता होता है। सेकंड पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसमें लिखा है प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स विच रिमूव्स द मिडल मैन देयरबाय जनरेटिंग मोर प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले क्या होता है, जैसे आप आज भी शॉप पे जाते हैं, एक तो प्रोड्यूसर जो मटेरियल बना, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल, एक आते मिडल मैन जो कि उस प्रोडक्ट को ले आते हैं, और लास्ट में जो है कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मिडल मैन अपना प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपये की चीज़ आई, ये 5 रुपये अपना प्रॉफिट रखेंगे तो आगे कितने की बिकेगी, ये 15 रुपये की चीज़ बिकेगी कोई भी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से पैसा लाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उन्होंने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से पैसा लाया और ये आगे अपने जितने भी कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे उनको देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने 10 रुपये की चीज़ लगाई और ये 2 रुपये रखेंगे और 12 रुपये में बेचेंगे, फिर भी ये 3 रुपये प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट उतना ही रखेंगे ताकि जितने मेंबर्स हैं सबको जो है बराबरी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन फिर भी इनका जो रेट रहेगा वो चीपर रहेगा देन द मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क लेके चलें, ठीक है, अगर आप मिल्क लेते हैं तो प्रोड्यूसर से तो कम से कम 30 रुपीज़ का आता है, ठीक है, 32 रुपीज़ का। यही जब मार्केट में जाता है तो कम से कम 50 रुपये का 1 kg जब 1 लीटर मिल्क जो है वो मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 32 का लेंगे और आगे जो है कम से कम 40 तक देंगे, तो कितना प्रॉफिट है, लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। ये इनका मेन मुद्दा रहता है, ओके। और ये मिडल मैन जो है उसको रिमूव कर देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा थर्ड पॉइंट जो है एडवांटेज जो है, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन गेट क्विक लोन्स, मतलब हो गया जो मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो जल्दी लोन पा लेते हैं। कहाँ से, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह से। देयर इज नो ब्लैक मार्केटिंग इन्वॉल्व, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी मार्केटिंग जो होती है उसमें जो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ब्लैक मार्केटिंग वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि सब के सब मेंबर जुड़ के इस कोऑपरेटिव को बनाते हैं। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ़ायदा होगा सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इंटरव्यू में पता होना चाहिए और ऐसे भी पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्या क्या लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सबसे पहली जो डिलिमिटेशन है, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप। देखो इसमें गरीब लोग होंगे वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएंगे, उससे होगा क्या, द स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल इज वेरी लिमिटेड। उससे क्या होगा, अगर गरीब लोग जो है, लो इनकम ग्रुप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ जाएगा, उसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, उससे क्या होगा, आप अपनी कैपिटल जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने बनाई है उसको रेज नहीं कर सकते,
ठीक है, वो लिमिटेड ही रहती है। इट सफर फ्रॉम द इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट समझ गए, मतलब ये होगा कि अगर कोई गरीब बंदा है जो अनपढ़ है जिसका पैसा भी कम है तो एफिशिएंट वे में मैनेजमेंट को नहीं चला सकते और काफ़ी सारी सोसाइटी इसी की वजह से फेल हो जाती है। तो एफिशिएंट वे में चलाना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन द वर्ल्ड ऑफ एलपीजी, ठीक है। जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, डिजिटल का टाइम, डिजिटल इंडिया रखो या फिर वर्ल्ड लेवल पे डिजिटल चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट में। ओके, ये दो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है 4 के 4 पॉइंट याद करने, डिसएडवांटेज एडवांटेज के 4 पॉइंट याद रखने, डिसएडवांटेज के 2 पॉइंट आपने याद करने हैं जो कि इंटरव्यू में भी काम आएंगे। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव काफी डिटेल में। सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ओके, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, देखो सबसे पहली बात है कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम करेंगे क्या। ये जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये बनती कैसे है, सॉरी, इसमें क्या होता है, देखो छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक फार्मर ये है, एक फार्मर ये है, एक ये फार्मर ये है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, जितने भी होंगे इनके पास अपनी लैंड होगी छोटी छोटी, ठीक है। और ये जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग होगी, मतलब एक ये बंदा है, एक ये बंदा, एक ये, इनके पास छोटी छोटी लैंड होगी। इससे क्या होगा, कोई जो यील्ड होगी, ठीक है, जितना भी प्रोड्यूस होगा वो जो काफ़ी स्मॉल होगा, ठीक है, वो स्मॉल होगा। अब इसी तरह अगर ये सारे मिल जाएं, ठीक है, मिल के ये बोलेंगे कि हम जितने भी ये स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले थे, ठीक है, अब ये कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके क्या करेंगे, एक ही फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जिसमें सारे मेंबर्स आ जाएंगे। अब ये सारे मेंबर आ जाएंगे, इनके पास काफ़ी पैसा भी हो जाएगा। अब ये कोई भी मशीन, ट्रैक्टर, ट्राली जो है वो ला के अपने खेतों में जो है वो पैसा जो है एक साथ इन्वेस्ट करके फर्टिलाइजर भी अच्छे से खरीद सकते हैं, सब चीज़ें खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा, इनकी जो यील्ड है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इसी तरह से ये काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ये लैंड जो है ये कंबाइन हो जाती है। ओके, कंबाइन लैंड मतलब हो गया कि जितने भी छोटे छोटे लैंड होल्डर थे, आपको पता है इंडिया में मोस्टली जो है छोटे जो है किसान जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे और खेत में काम करेंगे। उससे क्या होगा, इनकी यील्ड भी बढ़ेगी, सब काम होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी आर फाउंड बाय द स्मॉल फार्मर टू वर्क जॉइंटली देयर बाय एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। मैंने बताया छोटे छोटे ये इकट्ठे होकर लार्ज लेवल पे ये फार्मिंग करेंगे। इट मे बी फाउंड टू कंबाइन द फ्रेगमेंटेड एंड सब डिवाइडेड बिलोंगिंग लैंड होल्डिंग इनटू वायबल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। मतलब एक एक पहले किसान अलग अलग थे, छोटी लैंड थी, अब ये क्या हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सब जो भी चीज़ खरीदनी होगी इकट्ठे पूल करके लाएंगे, चाहे ट्रैक्टर हो, ट्राली हो या फिर पानी, इरिगेशन वगैरह, फर्टिलाइजर, सब इकट्ठे होकर लाएंगे। तो उनसे इनका पैसा भी बच जाएगा और उनकी जो फर्दर प्रोडक्शन है, बाद में जो आउटपुट आएगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी जब ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इनके जो मेंबरशिप होते हैं, मेंबरशिप इनमें क्या होता है, जिनके पास लैंड है, जिनके पास लैंड है वो ही इसका मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे जिसके पास लैंडलेस फार्मर है वो बन ही नहीं सकते इसके मेंबर। मेंबरशिप ऑफ सच सोसाइटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु ओन और कल्टीवेट एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। फार्मर पूल देयर लैंड्स टू गेट बेनिफिट, सब इकट्ठे इसलिए होते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि हम प्रोवाइड कर सकें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्निक को यूज कर सकें। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जो है 2 प्रकार की होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। ओके, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव सोसाइटी में क्या होता है, दे हैव अ मेजर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, रिस्क एंड प्रॉफिट आर शेयर जॉइंटली। जितना भी होता अगर उनको नुकसान होगा तब भी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव सोसाइटी शेयर कर, मतलब रिस्क होगा तब भी झेलेंगे और प्रॉफिट होगा तब भी ये आपस में शेयर करेंगे। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, दीज आर द सोसाइटी इन विच मेंबर्स व्हाइल रिटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस कैरी ऑन द वर्क पर्पस सोसाइटी देन द प्रोडक्टिव सोसाइटी। ये 2 प्रकार हैं, आपने मेन इसमें याद रखना है कि डेफिनेशन क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एग्जांपल लेके चले, पानी पंचायत जो है
ये हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सी, फार्मर वाली, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इज आल्सो सेम एज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो इसमें सेम रहने वाला, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। फार्मिंग कोऑपरेटिव वही लिखा है इसमें भी और इसमें भी, ये सेम रहने वाला जो हमने पढ़ लिया, तो इसलिए कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ये सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन, जस्ट वेट, ये जो पर्सन है, एक पर्सन है, वो चाहता है कि मेरा एक बड़ा घर हो, ठीक है, ये चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, बट प्रॉब्लम ये है कि ये चाहता है कि मेरे पास घर हो, लेकिन इसके पास कोई भी सफिशिएंट फंड नहीं है, पैसा नहीं है घर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, बहुत सारे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे और ये बनाएंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके चले, एक बंदा है, वो क्या चाहता है, बोलता है कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो घर बना पाए। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं इनके साथ, ठीक है। और जब ये जुड़े होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, ये भी क्या चाहते हैं, ये खुद काम करते हैं, पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा फ्लैट बनाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे ये आ गया फॉर एग्जांपल, ये बड़ा सा घर, ओके, ये छोटे छोटे कमरे आ गए, इनके रूम आ गए, फ्लैट आ गए। अब ये क्या करेंगे, ये फ्लैट होगा जो ये जितने भी इनके मेंबर होंगे उनको ये देंगे, ठीक है। इसे ये मोस्टली दिल्ली में होता है, जितने भी फ्लैट होंगे, अलग अलग फ्लैट जो है उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। किसको देंगे, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इनके मेंबर होंगे उन्हीं को देंगे, ठीक है। इसकी जो परेशानी थी, ये जो बबलू था, ठीक है, लेट अस कंसीडर हिम अ बबलू, ठीक है, ये एक मकान बनाना चाहता था और इसका नहीं था, पैसा नहीं था, ये गया कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ये भी इनका मेंबर बना, बोलता है कि मैंने भी घर बनाना है, इसने भी थोड़ा सा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, जितने भी मेंबर हुए उन्होंने ऑलरेडी क्या है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके फ्लैट बनाए होते हैं, उसमें से इनको फ्लैट दिए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, ओके। अब देखो इसमें क्या है कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इट प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स, जितने भी इनके मेंबर होंगे उसको रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। अब करते क्या है, ये परचेज करते हैं बिग प्लॉट्स ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन इट, सेल फ्लैट्स टू मेंबर्स ऑन इजी टर्म्स एंड इंस्टॉलमेंट। समझ गए ना, मैंने बताया एक बबलू था, उस बनाना चाहता था घर लेकिन नहीं था, फिर ये जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑलरेडी पैसा पूल करके वो एक प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट में क्या कर देते हैं, बड़े बड़े फ्लैट बना देते हैं, ठीक है। जम्मू में भी देखा होगा आपने, साइड पे होते हैं, आप अगर सुजमा वाली साइड जाएंगे वहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सुजमा नहीं, कौन सी जगह है, सॉरी, नरवाल वाली साइड पीछे एक दो हैं, ठीक है, या फिर सैनिक कॉलोनी देख लो आप, वो सेम है। दिल्ली में तो हर जगह है, दिल्ली की एग्जांपल बता सकते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, परचेज बिग फ्लैट्स ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन इट और इसको बेच देते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका मेन मुद्दा है प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स टू बिल्ड हाउसेज एट लो कास्ट, कितनी लो कास्ट पे, प्रोवाइड सिविक एमिनिटी लाइक पार्क्स और पार्किंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेके चलें, जैसे एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटीज, मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कौन कौन सी प्रकार की टाइप्स हैं। एक है टेनेंट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटी, आपने सिर्फ टाइप्स देखनी है। टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी, या आपको पता होना चाहिए हाउसिंग मॉर्टगेज सोसाइटी, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, ये 3-4 प्रकार की सोसाइटी हैं, ओके। इसमें एक चीज आपने याद रखनी कि सोसाइटी को लेके नेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वाज एस्टेब्लिश इन 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। क्यों एस्टेब्लिश किया, टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट इन इंडिया, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, और ये आप देख लेना इसमें क्या क्या है। मैंने सिर्फ टाइप्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्रकार की हाउसिंग कोऑपरेटिव। बेसिस में क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और नेशनल लेवल पे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है, ओके। इतना ही काफ़ी है। इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं, वो आप देख लेना।
बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कॉपरेटिव्स, ये भी आपके सिलेबस में है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कॉपरेटिव्स कौन कौन सी होगी। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी होगी, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट कॉपरेटिव्स। अब इसमें होता क्या है बिजनेस के रिलेटेड, इट इज अ सबसेट ऑफ द वर्कर कॉपरेटिव दैट रिप्रेजेंट अ न्यू अप्रोच टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस। ओके, ये एक प्रकार का सबसेट है किसका, वर्कर कॉपरेटिव का। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यू बिजनेस क्रिएशन की बात करते हैं, न्यू बिजनेस की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। BECS जो है वो प्रोवाइड करता है बडिंग बिजनेस पीपल विद easy transition from the inactivity to the self-employment, but in the collective framework they open new horizon of the people who have ambition but who lack the skills or the confidence needed to set off entirely their own. Okay, ये इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कॉपरेटिव है इसमें MCQ निकलेगा नहीं, निकलेगा तो इतना सा याद कर देना आपने, काफ़ी सारा है। ओके, नेक्स्ट जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में शायद से मेंशन है या नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल, ये एक चुन्नू मुन्नू है, ठीक है। एक चुन्नू मुन्नू है, वो क्या करता है, ये चुन्नू मुन्नू छोड़ो, ये एक फैक्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जहाँ से 10 रुपये की चीज़ मिल रही है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, यहाँ से 10 रुपये की चीज़ मिल रही है, बीच में आ गया एक चुन्नू मुन्नू, वो बड़ा चालाक है, वो क्या करता है यहाँ से प्रोडक्ट लाता है और 5 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट कमाता है और ये दे देता है जितनी भी गुड्स होती हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब ये कंज्यूमर है, इसको कितने की मिलेगी, 15 रुपये की, ठीक है। अब जितनी भी ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, अब ये जो बीच में आया ये मिडल मैन, ठीक है, इसको ये रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ये वाला नहीं चाहिए, बोलते कि इनको क्यों प्रॉफिट देना, जो मिडल मैन है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उठेंगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करेंगी, मैन्युफैक्चर के पास जाएंगी, जहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है मैन्युफैक्चर से, अगर 10 रुपये की चीज़ आ रही है, यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, इधर से प्रोडक्ट उठाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर से, और सीधा कंज्यूमर को देंगे, ठीक है। 10 रुपये की चीज़ आएगी तो ऑलमोस्ट 10 की नहीं तो कम से कम 11 रुपये की आगे देंगे, ओके, या 12 रुपये की रखो, लेकिन 15 रुपये की नहीं होगी, ठीक है। मार्केट प्राइस से इनका प्राइस कम होता है, यही फायदा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है, कि कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से डायरेक्ट माल उठाएंगे, बहुत सारे इनके मेंबर होंगे, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी इनके मेंबर होंगे उनको फिर ये प्रोवाइड करेंगे ईजी रेट्स में, ताकि पैसा बचाया जा सके और मिडल मैन को रिमूव किया जा सके। कंज्यूमर्स ज्वाइन टुगेदर, इसमें मोस्टली क्या होता है, कंज्यूमर ही, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होगा कंज्यूमर जुड़ के कोऑपरेटिव। ऐसे कंज्यूमर कौन सा हुआ, जैसे हमें क्या है, कंज्यूमर है, कोई प्रोडक्ट आता है उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर में ये फर्क है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट मार्केट में लेने गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शैम्पू लेने गए मार्केट में, तो आप क्या है, कस्टमर हैं, लेकिन शैम्पू आके घर में आपने रख लिया, यूज किसी और ने किया, तो वो क्या हो गया, जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या आया, कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर बहुत सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर ज्वाइन टुगेदर टू एलिमिनेट मिडल मैन, ओके, परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस का मतलब हो गया कि सस्ते दामों में, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना भी इसमें प्रॉफिट होगा वो ये डिविडेंड और बोनस किस फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड और बोनस जो है वो किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया जाता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। मेन इनका मोटिव है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिडल मैन को एलिमिनेट करना और रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट कंज्यूमर को देना, अपने मेंबर्स को, ओके। जैसे एग्जांपल लेके चले, कौन कौन सी एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखनी है आपने, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सुपर बाजार और अपना बाजार, ये कौन सी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। सुपर बाजार और अपना बाजार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये वर्क जो करती है 3 टायर स्ट्रक्चर पे, 4 टायर स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी सोसाइटी एट बेस लेवल पे, सेंट्रल या होलसेल सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव फेडरेशन एट स्टेट लेवल और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एट नेशनल लेवल, ओके। एक नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर होलसेल लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। कंज्यूमर इकट्ठे होके
एलिमिनेट करने के लिए मिडिल मैन को और रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, सुपर बाजार और अपना बाजार। ठीक है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसमें क्या होंगे, प्रोड्यूसर इकट्ठे होंगे, वो चलाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलें कि एक अगर कोई यहां से हमने रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई किया। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है ये रॉ मटेरियल सप्लायर है। ठीक है, ये क्या करेगा, आगे इंडस्ट्री वाले हैं। ठीक है, ये है इंडस्ट्री वाले। अब इनको क्या करेगा, रॉ मटेरियल देगा ये 200 रुपये में। ठीक है, ये तो खरीद लेंगे, लेकिन अगर कोई गरीब मतलब हो गया कि इंडस्ट्री जितना उनके पास कैपिटल होता है इतना आम लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, और ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 200 में। ठीक है, रॉ मटेरियल जितने भी सप्लायर हैं वो 200 में ये प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अफोर्ड कर देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें बहुत सारे लोग आए। अब अकेला बंदा होगा, 2-3 बंदे होंगे, वो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले इकट्ठे हुए, इन्होंने जो मैन्युफैक्चर था, ठीक है, रॉ मटेरियल जहां से सप्लाई हो रहा था वहां से उन्होंने भी खरीद लिया। अब जैसे इंडस्ट्री वाले खरीदेंगे, अब ये 2% तो नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब जब 10-15 बंदे जुड़ गए तो उससे क्या होगा, वो खरीद पाएंगे 200 में भी। अब ये मार्केट में क्या कर सकते हैं, ये जितने भी कोऑपरेटिव मेंबर्स होंगे वो जुड़ के किसको दे सकते हैं, आगे स्मॉल प्रोड्यूसर को दे सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर जॉइन टुगेदर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू परचेज इनपुट्स मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डिफिकल्टी आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे फार्मर जो है ज्वाइन कर देते हैं और आप एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जैसे प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी वगैरह, सेल द गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका ऑब्जेक्टिव जो है, मेन मुद्दा इनका क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी एट रीजनेबल प्राइस टू द स्मॉल प्रोड्यूसर। बहुत सारे प्रोड्यूसर इकट्ठे हुए, ठीक है, उन्हें कोऑपरेटिव बनाई और स्मॉल, ताकि ये जितनी भी मशीन है, फॉर एग्जांपल ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन सी, ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर होंगे उनको ये रीजनेबल प्राइस पे मशीनरी देंगे। जैसे कौन कौन सी मशीनरी, इनपुट मशीनरी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सारे जो हैं ये इसको देंगे। ठीक है, हेल्प प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑनली, ये इनका मेन मुद्दा रहता है। ओके, इसको जो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को एक और नाम से जाना जाता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव भी बोला जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल जो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की कौन कौन सी हैं, एक आ गया डेयरी फार्म, फिशरी फार्म, वेवर्स, आर्टिसंस, ट्राइबल कोऑपरेटिव, ये सारी जितनी भी कोऑपरेटिव एग्जाम्पल आपने सबकी याद रखनी है। डेयरी फार्म जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिशरी फार्म्स, वेवर्स जितने आते हैं उसमें आते हैं, आर्टिसन जितने भी आते हैं ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर बात करें आज की डेट में तो आनंद मॉडल जो है, आनंद पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, मौलानी साहब है, उन्होंने क्या दिए थे, 12 की एलिमेंट दिए थे आनंद पैटर्न के लिए, और कौन कौन से हैं ये आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, कौन कौन से 12 जो एलिमेंट्स हैं आनंद पैटर्न पे दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है। भाई देखो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नाम से पता चल रहा है, क्रेडिट मतलब हो गया लोन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कहां से लेंगे। ठीक है, हर एक बैंक तो इनको देगा नहीं पैसा, तो कौन देगा वही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। पीपल ज्वाइन टुगेदर हु फाइंड इट डिफिकल्ट अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। अब वो लोग जुड़ेंगे जिनके पास क्या है, पैसा नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, इसमें क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, इसमें पैसा जो है कुछ कोऑपरेटिव मेंबर जो होंगे वो पैसा देंगे, या फिर मतलब डिपॉजिट की तरफ से जो पैसा इनके पास आएगा इनके बैंक के पास, या फिर कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया होगा इनके मेंबर में। जैसे आपने देखा होगा रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव होती है जो फार्मर बनाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर, से बचाने के लिए इन्होंने ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन किया, और ताकि हम लो इंटरेस्ट पे रेट दे सकें। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट जो है वो दे सकें किस लोन की फॉर्म में। ठीक है, जब भी कोई लोन लेगा उसमें लो इंटरेस्ट लगाएंगे ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाले। ठीक है, इसमें क्या देखना आपने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में कि वो लोग जिनको लोन जो है बैंक नहीं देते हैं तो फिर लेंगे कैसे। ठीक है, हाँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स,
फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? डिपॉजिट्स और कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया होगा उनसे। और रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव जो बनाई जाती है वो फार्मर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर से बचाया जा सके, और इनको इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम दामों पे दिया जाता है। ओके, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिलेबस में शायद से है या नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखो, सबसे पहली बात है कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स दी सोसाइटी आर द एस्टेब्लिश, ताकि स्मॉल प्रोड्यूसर क्या है अपना मटेरियल बेच सकें, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? बना एस्टेब्लिश किया गया। मार्केटिंग से नाम पता चल रहा है कि वो सोसाइटी जो मार्केटिंग करेगी, सेलिंग का काम करेगी, उसको बोलेंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, द प्रोड्यूसर हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर आउटपुट आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके, इसमें भी मेन मुद्दा है कि एलिमिनेट ऑफ मिडल मैन एंड इंप्रूव द कंपटीशन पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर, इट कलेक्ट द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? देखो, जब भी कोई चीज़ मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग में आपको बहुत सारी किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी की जरूरत पड़ती है, पैकिंग करना पड़ता है मटेरियल, वेयर हाउस में रखना पड़ता है, उसमें स्टोरेज सिस्टम चाहिए। फॉर एग्जांपल दूध है, दूध के लिए क्या है कि आपको सुबह सुबह क्या गाड़ी भी चाहिए, जहाँ से दूध आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, वो दूध को पैक भी करना है। और वेयर हाउस में आपके पास स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज प्लांट भी होने चाहिए जो उसको ठंडा रख सके, नहीं तो दूध तो खराब हो जाएगा ना। समझाए? उसको मार्केटिंग कैसे करना है, उसके लिए ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और परफॉर्म बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू सेल द प्रोडक्ट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। तो ये सारा जो है इनका काम होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे एग्जांपल लेके चलें तो मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात, माहे ग्रेप और कॉटन मार्केटिंग क्रॉप जो है ये इनकी एग्जांपल है। ओके, सप्लाई कोऑपरेटिव वो सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव जो है वो हमने शायद से नहीं पढ़ा। न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव जो है ये क्या है? न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव कंसेप्ट इज वेरी न्यू कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका प्रोडक्ट है उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट किया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, देखो आपके पास टमाटर है, टोमेटो है, ठीक है। अब उसी का तो अगर आप बना दो टोमेटो केचप तो वो काफ़ी ज़्यादा बिकेगा, लेकिन टमाटर डायरेक्ट आप दोगे किसी को खाने के लिए, ठीक है। आप पिज़्ज़ा खाने गए हो, आपको दे दो ये टमाटो है, ठीक है, टमाटर इसके साथ खाओगे नहीं, क्यों? वो अच्छा नहीं लगा। अब उसकी जगह टमाटो केचप होगा तो आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगा के ऐसे बड़े मज़े से खाओगे, बड़े टेस्टी लगेगा। तो ये क्या हुआ है? ये एक वैल्यू एडिशन किया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, है तो वो टमाटर ही, लेकिन हम बोलते हैं टमाटो केचप, तो नाम से पता लगे नहीं यार कुछ अच्छी चीज़ है, लेकिन है वो क्या? टमाटर ही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है? थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया होता है, तो इसको बोलते हैं न्यू जनरेशन, ठीक है। न्यू जनरेशन के टाइम में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काफ़ी महत्व है इंडिया में। ओके, इंडिया में ही, वर्ल्ड वाइड में। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे, टमाटो में कुछ और ऐसा क्रोमा डालेंगे जो कि टेस्टी लगेगा और अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। और इस तरह से कॉपरेटिव्स भी जो बनेंगी इसी लेवल पे, जो वैल्यू ऐड करेंगे उसको बोलेंगे न्यू जनरेशन कॉपरेटिव्स। एनजीसी शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम सेलिंग द कमोडिटी टू ऑफरिंग अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। मेंबर ऑफ द ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव पूल raw goods and sell them to an intermediary who facilitate any further processing. They enhance raw goods and sales, ठीक है। इसको छोड़ो, ये देख लेते हैं इसकी क्या है, एनजीसी क्या है। एनजीसी जो है ये डिफर करती है मार्केटली फ्रॉम ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव, जितनी भी पुरानी कोऑपरेटिव उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है? एनजीसी इज वन विच हैज़ रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड मेंबरशिप। ये भी पता होना चाहिए कि जो एनजीसी होती हैं इनके पास रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड मेंबरशिप होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है इसको रट्टा मारो, क्योंकि एग्जाम तक ही याद रखना है आपने, उसके बाद भूल जाओगे कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखना कि इसमें जो है एनजीसी में रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड मेंबरशिप होती है, ठीक है। बाकी इसमें वन वोट वन प्रिंसिपल जो आपको पता है वही सेम रहेगा। इसमें एडवांटेज क्या है वो आप खुद देख लेना, इतना ये है ही नहीं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम से ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपने सिर्फ पॉइंट देखने कि इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें ये है कि जो शेयर होते हैं उसको अच्छी तरह से नहीं किया जाता, कोई प्रॉब्लम आती है, और ये वाला भी, ठीक है। और आई होप ये आपका हो गया टाइप्स जितनी भी थी इसकी, ठीक है। जस्ट वेट, अब इसमें देख लेते हैं। इसके साथ पीडीएफ जो है अलग से सेंड कर दूंगा ये वाली, इसमें आप देख लेना जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसको देख लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कोऑपरेटिव इंडिया में है, उनके नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अमूल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर जो है कोऑपरेटिव है इंडिया में। इसके बाद केरला कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है, फिर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इंडिया कॉफ़ी हाउस है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कोऑपरेटिव हैं इंडिया में, ठीक है। अब एक आनंद मॉडल जो है वो आपको पता होना चाहिए। आनंद मॉडल हो गया, आनंद मॉडल मतलब हो गया अमूल मॉडल जो है, अमूल का दूध जो है वो मॉडल किस बेस पे बनता है, ठीक है। ये जो है ये एक इंडियन डेयरी क्या है, इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इनका हेडक्वार्टर आनंद कहाँ, गुजरात में है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, आपको पता ही तभी इसने रजिस्टर किया था। इसका जो फुल नाम है वो पता होना चाहिए, ठीक है, GCMMF, ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इज द कोऑपरेटिव बॉडी विच मैनेज द ब्रांड ऑफ अमूल, ठीक है। और इसका जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया की नहीं, देखना इधर, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मिल्क का वो इंडिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव का रोल काफ़ी ज़्यादा है। दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया विच वाज स्पॉट बाय द अमूल। तो अमूल का ब्रांड जो है यार ऐसे नहीं बना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और माना जाता है वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क रेवोल्यूशन, ठीक है। फादर किंग को, वाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, बर्गिस कुरियन को जो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ GCMMF फॉर द 30 ईयर्स, और 30 साल तक इसके चेयरमैन भी रहे हैं, किसके, अमूल के, ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के। बाकी ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा कि अब ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। इसके कहने का मतलब है कि जैसे आपने ये देखा कौन सा एग्रीकल्चर वाला, तो एग्रीकल्चर को लेके कौन कौन सी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल पे बनाए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को लेके और कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेके नेशनल लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो इनको पैसा देते हैं, हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी हेल्प रहती है, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट लेक्चर है 3-4 मिनट का आएगा, 5 मिनट का, उसमें डिस्कस कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।